बेईमानों की आवाज को सुना जाएगा मगर अख्तरुल ईमान की आवाज को नहीं सुना जाएगा। जो अपना जमीर बेचने के लिए तैयार हो जाएंगे उनको अपना रखीब बनाया जाएगा, मगर जो कहेगा कि मैं अपने गिरेबान के तार बेचने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं सीमांचल के गरीब और मजलूमों के इंसाफ की लड़ाई लड़ता रहूंगा, तो उस आवाज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो गरीबों और मजलूमों की हक की आवाज, उनके हक की आवाज को उठाएगा, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसकी आवाज को बर्दाश्त किया जाएगा? जो इन अगियारों की चौखट पर जाकर अपना ईमान बेच देते हैं, जो अपने चेहरों को और अपने सरों को झुका देते हैं, जो बिकने के लिए तैयार है, जो नहीं बिकने के लिए तैयार है, उससे बड़ा इनको डर लगता है कि कौन है ये लोग। आज आपने देख लिया कि हमारे 4 विधायकों को इन्होंने खरीद लिया, इन बेईमानों को। मगर मैंने कहा था कि तेजस्वी, अल्लाह का इंसाफ जरूर होकर रहेगा। तुमने हमारे 4 को खरीदा, अल्लाह ने तुम्हारे को इख्तिदार की कुर्सी से निकाल कर फेंक दिया। और याद रखो लालू यादव और तेजस्वी यादव, तुम जितने नंबर एमएलए के लाए हो ना, आप जिंदगी में कभी इंशाअल्लाह उतना नंबर नहीं लाओगे। तुम नहीं लाओगे, क्योंकि तुम धोखे की सियासत करते हो। तुम में, मोदी में, नीतीश कुमार में कोई फर्क नहीं। मोदी, तेजस्वी और नीतीश कुमार एक है, इनकी सोच एक है, इनके काम करने का तरीका भी एक है। जैसा कोई पिक्चर में आप देखते हैं कि डबल रोल, अब तो ट्रिपल रोल हो रहा है। 3 मिलकर एक ही आवाज में बोलते हैं, और वो आवाज क्या है कि सीमांचल से कोई तुम्हारी आवाज ना उठे, अख्तरुल ईमान की आवाज ना उठे। हां, बेईमानों को बर्दाश्त किया जाएगा। मेरे भाई बताइए, आप कैसे इंसाफ होगा फिर? भारत की राजनीति में कानून कहां बनाए जाते हैं? कानून बनाए जाते हैं विधानसभा में या फिर भारत की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में। अगर वहां पर तुम्हारी आवाज नहीं होगी तो कौन होगा? आज आपने देखा कि लोकसभा के इस आखिरी सेशन में मैंने पार्लियामेंट में उठकर कहा, अगर आप मेरी बात से मुत्तफिक हैं तो मेरी बात बोलने के बाद आप नारा लगाकर बता दीजिए कि सच है या नहीं। मैंने कहा था कि भारत में आज जो मुसलमान है वो अपने आप को इस तरह महसूस करता है जिस जमाने में हिटलर की हुकूमत थी, उस जमाने में यहूदी अपने आप को गैर महफूज समझते हैं। बताओ, क्या मैंने झूठ कहा या सच कहा? बताओ मेरे भाई, यही तो चीज है। हुकूमत के सामने सच्चाई को बयान करना, उनको बताना कि ये हम सोच है, ये तकलीफ हमको हो रही है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि चाहे सीमांचल हो या भारत हो, अपनी मस्जिदों को आबाद रखो। याद रखो, अपनी मस्जिदों को आबाद रखो। अपनी मस्जिदों को हमको हुक्म दिया गया, अल्लाह ने हमसे कहा गया कि अल्लाह के घर को वही लोग आबाद रखते हैं जो ईमान वाले हैं, जो किसी से नहीं डरते सिवाय अल्लाह के और जो आखिरत पर भरोसा करते हैं। तो अपनी मस्जिदों को आबाद रखो, चाहे तुम किसी मसलक के हो, मस्जिद तो अल्लाह की है ना। अपने मस्जिदों को आबाद रखो। 600 साल की मस्जिद मेहरौली की, उसको शहीद कर दिया गया बगैर कोई नोटिस दिए। कोई नहीं बोला। ये पूछना था इनसे, आप जिसको आपने अपना वोट दिया था, किसने मेहरौली की मस्जिद की बात की? असदुद्दीन ओवैसी ने, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बात की। किसने कहा कि जो कोर्ट का फैसला आया वो गलत है? असदुद्दीन ओवैसी ने कहा। जब कर्नाटका में हमारे बच्चियों से हिजाब छीन लिया गया, किसने कहा? मजलिस ने कहा। बताओ, जब सब मजलिस करती है और कहती है तो ये लोग बोलते नहीं ये मिले हुए हैं। अरे भाई, हम कहां मिले हुए हैं? तुम मिले हुए हो। तुमने नीतीश कुमार का साथ दिया तो आज बीजेपी सत्ता में है बिहार में। मैंने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, तेजस्वी और लालू ने बनाया, और आज नीतीश कुमार मोदी के गोद में बैठकर चाय पी रहे हैं।
बताइए इसका जिम्मेदार कौन है? कभी आप सोचो कि आपने वोट दिया था इनको, गठबंधन गठबंधन। मैंने आपसे कहा था कि देखो नीतीश कुमार ये लोग बीजेपी को एक दिन सत्ता में लेकर आएंगे। मैं बार बार आपसे कहता रहा, मगर आपके दिलो दिमाग पर गठबंधन का एक जादू छाया हुआ था। नहीं ओवैसी साहब गठबंधन, मैंने कहा यह गठबंधन नहीं है, यह दोबारा सत्ता दे देगा बिहार में आरएसएस को, बीजेपी को। बताओ अब कौन जिम्मेदार है? मेरी शिकायत आपसे है, मेरी शिकायत तेजस्वी नीतीश मोदी से नहीं है। मैं आपको अपना समझकर, अपना बेटा समझकर, अपना भाई समझकर, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे माफ कर दो। मैं आपसे शिकायत करने आया हूं। मैं कहां पर शिकायत करूंगा? मैं किसके सामने जाकर अपनी बात को करूंगा? मैं तो तुम्हारे घर पे आऊंगा ना। तुम्हारा घर मेरा घर है, तुम्हारा घर अकेला तुम्हारा घर नहीं है। इसलिए मैं बड़े फक्र से कहता हूं कि सीमांचल का हर घर असदुद्दीन ओवैसी का घर है। सीमांचल के हर नौजवानों के ख्वाब को पूरा करना अख्तरुल ईमान और हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए मैं अपनी शिकायत तुम्हारे सामने रख रहा हूं। सोचो मेरी इन बातों को, अगर इसमें सच्चाई है तो हमारा साथ दो, अगर तुम समझते हो ये झूठ बोल रहा है तो ठीक है। मैं जो कुछ कह रहा हूं मेरा रब जानता है कि मेरी नीयत क्या है। अरे हम इलेक्शन लड़ते हैं तो वोट काटने के लिए लड़ते हैं। आज आपने देखा, आज मीडिया वाले हमको बता रहे थे, हमारे दोस्त, कि लालू यादव ने कहा कि अभी भी हमारे दरवाजे नीतीशवा के लिए खुले हुए हैं। लालू ने कहा कि नीतीश के लिए हमारे दरवाजे खुले। लालू जी पूरा घर ही दे दीजिए, नीतीश को बचा क्या है अब? हमारे घर के, आपका घर कहां रहा लालू जी? आप तो पूरा घर दे दिए। उस घर में अब नीतीश और मोदी बैठकर चाय पी रहे हैं। नहीं, नीतीश के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। अख्तरुल ईमान के लिए घर के दरवाजे बंद हैं, क्योंकि अख्तरुल ईमान सच्चाई को बयान करता है। आप बताइए किस तरह आपके वोट का गलत इस्तेमाल किया गया। अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार के विधानसभा में 5 की जगह अगर 12 विधायक जीत कर जाते तो मोदी हुकूमत नहीं करता बिहार में। अब के बार वो गलती मत करिए, 10 से 12 विधायक हमारे कामयाब करिए। पल्ला आपके साथ होगा। आप जिसको बोलेंगे वो मुख्यमंत्री रहेगा, जिसको आप बनाना चाहेंगे वो बनाएगा। मगर आपने बरसों इनका साथ दिया। अरे कितने साल, कितने 12-14 साल राजद की सरकार अख्तर भाई, 15 साल, 15 साल, और नीतीश कुमार पलटू मास्टर, इनके कितने 17 साल। 15 और 17 मिला दीजिए 27 साल। अब 32 साल हो गए। माफ करना, बिहारी मैथ्स में अच्छा होता है। 32 साल हो गए। 32 साल में तो 2-2 नस्ल तैयार हो जाती है, और बिहार में तो बच्चे जल्दी पैदा हो जाते हैं। ये बीजेपी वाले बोलते हैं 32 साल हो गए, उसके बावजूद भी हमारे जो सफों में जो ये लोग कमजोर लोग बैठे हुए हैं, जो अपना ईमान बेचकर बैठे। अरे 32 साल ही तो हुए ना, 100 साल कहां हुए? 32 साल में कितने घर बर्बाद हो गए। 32 साल में सीमांचल में कितनी जमीन कट गई। 32 साल में कितने किसान बर्बाद हो गए सीमांचल में। मगर हमारे दिमागों में बात बैठी हुई है, नहीं भाई सेकुलरिज्म को जिंदा रखना है। सेकुलरिज्म को तुम नहीं जिंदा रख सकते। ये सेकुलरिज्म को जिंदा रखने की बात हो रही है। सेकुलरिज्म जिंदा उस वक्त रहेगा जब तमाम लोग अपने आप को महफूज समझेंगे, चाहे दलित हो, मुसलमान हो, आदिवासी हो। सेकुलरिज्म की बात ये लोग अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। लालू, मेरा बेटा मुख्यमंत्री बन जाए तो बिहार